नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन दलीय प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। दल प्रणाली को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। जिस देश में केवल एक ही दल होता है और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य इस एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, वह एक दलीय प्रणाली कही जाती है। जैसा कि वर्तमान में अपन चीन में देखते हैं, उत्तर कोरिया में देखते हैं, वहाँ एक साम्यवादी दल का ही प्रभुत्व है, तो वो एक दलीय शासन व्यवस्था है। वहाँ लोगों को चूँकि चुनाव के समय ज़्यादा विकल्प नहीं रहते हैं कि वो किसको वोट दे, उनको निश्चित रूप से उसी एक ही राजनीतिक पार्टी को वोट देना होता है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं जहाँ एक दल का ही प्रभुत्व होता है या एक दल को ही मान्यता होती है, तो वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के नज़दीक नहीं कहा जा सकता। कुछ व्यक्तियों के द्वारा यह समझा जाता है कि वर्तमान समय में एक दलीय प्रणाली के लिए साम्यवादी राज्यों में है, लेकिन वस्तुतः साम्यवादी राज्यों के अतिरिक्त अन्य अनेक राज्यों में भी इसका प्रचलन है। इस एक दलीय प्रणाली को कभी तो संविधान से ही मान्यता प्राप्त होती है, जैसा कि साम्यवादी राज्यों के संविधानों में साम्यवादी दलों का उल्लेख करते हुए अन्य दलों के संगठनों को निषेधित कर दिया जाता है। अनेक बार ऐसा होता है कि संविधान के द्वारा तो अन्य राजनीतिक दलों का निषेध नहीं होता, लेकिन शासक दल संविधानेतर उपायों से अन्य राजनीतिक दलों का दमन कर शासन शक्ति पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि केवल साम्यवादी देशों में नहीं, कुछ अन्य हथकंडे अपनाकर अन्य देशों में भी इस प्रकार के एक दलीय राजनीतिक प्रभाव वाले देश मिलते हैं विश्व में। एक दलीय प्रणाली को सामान्यतः सर्वाधिकारवादी और जनहित विरोधी समझा जाता है, किंतु सदैव ऐसा होना आवश्यक नहीं और उद्देश्यक दृष्टि से भी एक दलीय प्रणाली के विभिन्न रूप हो सकते हैं। हिटलर और मुसोलिनी की दलीय प्रणाली का उद्देश्य सत्ता हस्तगत करना और उस पर अधिकार बनाए रखना था, लेकिन तुर्की की मुस्तफा कमाल पाशा की एक दलीय पद्धति निश्चित रूप से जनहितैषी थी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक दलीय प्रणाली हमेशा बुरी नहीं होती। उदाहरण के रूप में यहाँ बताया गया है कि तुर्की के जो शासक थे मुस्तफा कमाल पाशा, वो एक दलीय वहाँ एक ही दलीय पद्धति थी, लेकिन वहाँ का जो शासक था वो जनता का हितैषी था, लोक कल्याणकारी राज्य उन्होंने चलाया था। वर्तमान में मैक्सिको, मेडागास्कर आदि राज्यों में दलीय व्यवस्था को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। साम्यवादी राज्यों में एक दलीय प्रणाली को भी वह जनसामान्य के हित पर आधारित है, तो बहुत कुछ सीमित एक श्रेणी में रखा जा सकता है। अब बात करते हैं द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली यानी जहाँ 2 राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द ही सत्ता रहती है, जैसे कि वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में है या ब्रिटेन में। हालांकि वहाँ अन्य राजनीतिक दलों पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अन्य राजनीतिक दल है भी, लेकिन वहाँ के मतदाता चूँकि स्थिर सरकार देना चाहते, इसलिए 2 दलों का ही वहाँ प्रभुत्व रहा है। कभी एक पक्ष एक राजनीतिक दलों को सत्ता मिल जाती है, कभी वो विपक्ष में चला जाता है। जब एक देश की राजनीति के 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं तो इसे द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। द्विदलीय प्रणाली वाले राज्यों में 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठन पर कोई वैधानिक प्रतिबंध यानी कोई प्रतिबंध नहीं होता। 2 से अधिक राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन वे इतने छोटे होते हैं कि राजनीति पर उसका विशेष प्रभाव नहीं होता, उसे शासन व्यवस्था में भागीदारी प्राप्त नहीं होती। उदाहरण, इंग्लैंड में अनुदार और श्रमिक दल 2 प्रमुख राजनीतिक दल है। इसके अतिरिक्त उदार दल स्कॉटलैंड तथा वेल्स के राष्ट्रवादी दल भी, लेकिन उसका राजनीति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। इस प्रकार अमेरिका में भी द्विदलीय प्रणाली का 2 प्रमुख राजनीतिक दल, रिपब्लिकन दल और डेमोक्रेटिक। संस्थात्मक व्यवस्था में द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत सामान्यतः एक ही राजनीतिक दल के मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है और दूसरे राजनीतिक दल विरोधी दल यानी विपक्ष के दल के रूप में भूमिका निभाता है। अब द्विदलीय प्रणाली के कुछ लाभ बताए गए हैं। द्विदलीय प्रणाली के समर्थकों में लास्की, हरमन फाइनर, ब्राइस आदि विद्वान प्रमुख हैं। इन विद्वानों ने द्विदलीय प्रणाली के मुख्य रूप से ये लाभ गिनाए हैं। वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, यानी इन विचारकों का कहना है कि प्रजातंत्र का वास्तविक अभिप्राय यह है कि जनता के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाए, लेकिन बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत सरकार का निर्माण जनता द्वारा नहीं वरन राजनीतिक दलों के पारस्परिक समझौते द्वारा होता है। केवल द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत ही सरकार जनता की इच्छाओं के अभिव्यक्त करती है। इसके अंतर्गत ही वही दल शासन सत्ता का संचालन करता है जिससे मतदाता का बहुमत प्राप्त हो। यानी इन विद्वानों का कहना है कि यहाँ स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक दल को बहुमत मिल जाता है, इस प्रकार वो जनता का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। जबकि बहुदलीय प्रणाली में अनेक राजनीतिक दलों से मिलकर जब सरकार बनती है तो एक निश्चित यह नहीं कहा जा सकता कि एक जनता किस
को सत्ता में लाना चाहते थे। चूँकि वहाँ अनेक राजनीतिक दल मिलकर सत्ता बनाते हैं तो वहाँ उनका शासन का रूप अलग ही हो जाता है। दूसरा है सरकार का निर्माण सरल। संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में केवल 2 ही राजनीतिक दल होते हैं तो मंत्रिमंडल का निर्माण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। बहुमत दल को सरकार के निर्माण का कार्य सौंपा जाता है और जब यह दल अविश्वसनीय हो जाता है या आगामी चुनाव में हार जाता है तो शासन शक्ति उस दल के हाथ में आ जाती है जो पहले विरोधी दल के रूप में कार्य करता है। यानी सरकार का निर्माण बड़ी सरलता से, यानी वहाँ इस प्रकार का संशय नहीं रहता या बार बार सरकारें अस्थिर नहीं होती। तीसरा, शासन में स्थायित्व और निरंतरता। शासन में सबसे अधिक आवश्यक तत्व है, यानी सत्ता के लिए आवश्यक एक सुदृढ़ और स्थायी शासन हो, और इन गुणों को द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत ही प्राप्त किया जा सकता है। मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका में शक्तिशाली दल का समर्थन प्राप्त होता है और इस समर्थन के आधार पर मंत्रिमंडल दृढ़ता के साथ शासन कार्य का संचालन करता है। तो इस प्रकार यह भी अपने आप में इनका गुण। बहुदलीय व्यवस्था वाले देशों में जब एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो इस स्थिति में कई बार गठबंधन सरकारें बनती है और कई बार गठबंधन जो राजनीतिक दल शामिल होती है वो जब सरकार से बाहर हो जाती है तो सरकार गिर जाती है। लेकिन द्विदलीय प्रणाली में ऐसी संभावनाएं बहुत कम देखने को मिलती है। चौथा है संवैधानिक गतिरोध की आशंका नहीं। बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत अनेक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कोई भी राजनीतिक दल अकेले या पारस्परिक समझौते के आधार पर सरकार का निर्माण नहीं कर पाता और संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन द्विदलीय प्रणाली में कभी भी संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न नहीं होता। पांचवा, शासन में एकता और उत्तरदायित्व की व्यवस्था। शासन कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए सत्ता का एकीकरण नितांत आवश्यक और शासन व्यवस्था में इस प्रकार की एकता द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत ही मिलती है। यानी वहाँ पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व उस राजनीतिक दल को जो सत्ता में है उस पर थोपा जा सकता है, जबकि बहुदलीय प्रणाली में या जब गठबंधन सरकार बनती है तो वहाँ जिम्मेदारी चूँकि विभिन्न राजनीतिक दलों की होती है, इसलिए एक राजनीतिक दल पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थोपी जा सकती और इस स्थिति में वो एक दूसरे पर आक्षेप लगाने लग जाते हैं। संगठित विरोधी दल। राजनीतिक दल शासन संचालन का ही कार्य नहीं करती, उन शासन को नियंत्रित रखने का भी कार्य करती है। शासन को नियंत्रित रखने का कार्य उसी समय भलीभांति किया जा सकता है जबकि विरोधी राजनीतिक दल सुसंगठित और पर्याप्त शक्तिशाली हो। यानी यहाँ द्विदलीय प्रणाली में विपक्ष भी मजबूत होता है, क्योंकि एक पक्ष सत्ता पक्ष होता है, दूसरा राजनीतिक दल विपक्ष में होता है, तो विपक्ष की भी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो द्विदलीय व्यवस्था में ही मजबूत विपक्ष दिखाई देता है। वस्तुतः प्रतिनिधि शासन के संचालन के लिए द्विदलीय प्रणाली ही सर्वाधिक उपयुक्त है। द्विदलीय प्रणाली के लाभों का वर्णन करते हुए लास्की ने कहते हैं कि यही एकमात्र प्रणाली है जिसके द्वारा जनता निर्वाचन के समय अपने शासन का प्रत्यक्ष चुनाव करती है, उस शासन को अपनी नीति के अनुसार कानून बनाने की क्षमता प्रदान करती है। यह उसकी असफलता के परिणामों को समझ में आने वाले रूप में सामने लाती है। वह दूसरे दल के शासन की अविलंब स्थापना भी करती है। अब इस लाभ के होने के बावजूद द्विदलीय प्रणाली की अपनी कुछ कमियां भी हैं। यद्यपि द्विदलीय प्रणाली शासन व्यवस्था को स्थायित्व और निरंतरता प्रदान करती है और यही व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शासन में एकता होती है, उत्तरदायित्व निश्चित होता है, लेकिन इतना होने पर भी द्विदलीय प्रणाली पूर्णतः दोष से मुक्त नहीं है। रैमजी मेयोर ने अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड में द्विदलीय प्रणाली की कटु आलोचना की है। द्विदलीय प्रणाली के दोष इस प्रकार है। मतदान की स्वतंत्रता सीमित, यानी लोगों के पास जब 2 ही राजनीतिक दल चुनाव में खड़े होंगे तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों राजनीतिक दलों को ही मतदाता पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूर होकर उनको दोनों में से किसी एक राजनीतिक दल को मत देना होता है। यानी वहाँ विकल्प की कमियां होती है जो बहुदलीय व्यवस्था में देखने को नहीं मिलती। द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत नागरिकों को मतदान की स्वतंत्रता बहुत सीमित होती है। उन्हें 2 में से एक दल को मत देना होता है, चाहे वे दोनों दलों के उम्मीदवार या दलों की नीतियों से असहमत ही क्यों न हो। व्यवहार में इस समस्या के 2 से अधिक पक्ष होने संभव और ऐसा हो सकता है कि मतदाता का एक बड़ा भाग दोनों राजनीतिक दलों में से किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा से सहमत नहीं हो। ऐसे व्यक्तियों को विवश होकर या तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में तटस्थ रहना पड़ता है या छोटी बुराई को छांटना पड़ता है। दूसरा है राष्ट्र का विभाजन। बहुधा ऐसा देखा गया है कि द्विदलीय व्यवस्था के कारण समस्त राष्ट्र ऐसे 2 दलों में विभक्त हो जाता है जिससे समझौते की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन बहुदलीय प्रणाली राष्ट्रों को आपस में न मिल सकने वाले समूह में विभाजित नहीं होने देते। लोग अपने सिद्धांतों के आधार पर ही बिना किसी प्रकार के गंभीर समझौते के परस्पर मिल सकते हैं और सहयोग करते हैं। तीसरा है बहुमत की निरंकुशता, यानी यहाँ जब एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत होता है तो एक निश्चित समय के लिए वो निश्चित रूप से एक निरंकुश
शक्तियों का प्रयोग करने लग सकता है। द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत एक राजनीतिक दल के हाथ में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संबंधी शक्ति होती है और इसके परिणाम स्वरूप एक निरंकुश बहुमत दल का जन्म होता है जो सदाई अल्पमत को कुचलता है। व्यवस्थापिका के महत्व और सम्मान में कमी भी होती है जो संसदीय व्यवस्था में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ विधायिका के अंदर से ही कार्यपालिका का गठन होता है। तो इस स्थिति में जब एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत होता है तो वो कार्यपालिका अपने आप में, चूँकि उसके पास पूर्ण विधानमंडल में पूर्ण बहुमत होता है, तो वो मंत्रिमंडल का समर्थन जब इस प्रकार प्राप्त होता है तो वो शक्तियों का दुरुपयोग भी करने लग जाता है। इस स्थिति में व्यवस्थापिका कमजोर हो जाती है। मंत्रिमंडलीय तानाशाही, कुछ विद्वानों को मत है कि द्विदलीय व्यवस्था मंत्रिमंडल की तानाशाही विकसित होती है। दलीय अनुशासन के कारण व्यवस्थापिका को सदैव मंत्रिमंडल का समर्थन करना होता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री दल का नेता भी होता है और व्यवस्थापिका के साधारण सदस्य के रूप दल के नेता की बात का विरोध नहीं कर पाते। दल के सदस्य अपने दल की मंत्रिमंडल का इस कारण भी विरोध नहीं कर पाते कि कहीं विरोधी दल की सरकार न बन जाए। इसके अलावा अनेक हित बिना प्रतिनिधित्व के भी रह जाती है द्विदलीय व्यवस्था में, क्योंकि वहाँ व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व कई वर्गों को नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार आलोचकों ने कई आलोचनाएं भी की है। फिर भी हम कह सकते हैं कि संस्थात्मक या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक स्थायी सरकार के लिए द्विदलीय प्रणाली ही सफल कही जा सकती है। और जैसा कि आज अपन देख रहे हैं ब्रिटेन और अमेरिका में, जहाँ द्विदलीय प्रणाली लंबे समय से कायम, हालांकि छोटे राजनीतिक दल भी है, वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है संवैधानिक दृष्टि से या कानूनी दृष्टि से, लेकिन वहाँ जो स्थायी सरकारों का निर्माण के पीछे जो सबसे मजबूत पक्ष है वो यही है कि वहाँ द्विदलीय प्रणाली है। तो वहाँ बार बार सरकारें नहीं गिरती, जैसा कि अपन कई बार भारत में भी देखा है या कई अन्य बहुदलीय व्यवस्था वाले देशों में, जैसा कि इटली, फ्रांस, इन देशों में समय निर्धारित समय से पहले ही बार बार चुनाव देखने को मिलते हैं। द्विदलीय प्रणाली में जहाँ दो दलों की प्रधानता होती है वहाँ ऐसी स्थिति देखने को कम मिलती है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।